हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल सभी का। आज हम शुरू कर रहे हैं भाई केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 और आज बात करेंगे हम प्रथम कोटि अभिक्रियाओं की। ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने पूरा डेरिवेशन कर लिया है। अगर लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर इंफॉर्मेशन बटन है, आई बटन है, वहां भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख दी है। क्या बोलेंगे कि यदि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगा तो उसे आप क्या कहोगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहोगे। ठीक है ना। ये इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। जीरो ऑर्डर में हमारी जीरो घात थी, प्रथम ऑर्डर में फर्स्ट हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर में घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ बात कहां तक की है भाई, फर्स्ट ऑर्डर तक की है। तो अपन केवल किसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर तक का ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब इसके लिए हम क्या लिखते हैं, रेट लॉ लिखते हैं, वेग समीकरण लिखते हैं। देखो भाई, रेट लॉ, तो माना एक अभिक्रिया हम ले लेते हैं और वो अभिक्रिया आपकी फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है ना। देखो, और अभिक्रिया आपने क्या ली है, रिएक्टेंट ए है आपका, जो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट पी बना रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो दो कंडीशन हम लेते हैं। एक तो हम लेते हैं इनिशियल यानी प्रारंभिक अवस्था पर सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन, और एक हम सांद्रता लेते हैं किस पर, एट टाइम टी पर, टी समय पर सांद्रता। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं T1 बराबर 0 और इसको हम लेते हैं T2 बराबर T, यही लेते हैं भाई। तो प्रारंभिक अवस्था में इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको किससे दिखाते हैं, A नोट से, या आपकी किताब में इसको किससे दिखा रखा है, A से दिखा रखा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या तो A नोट से दे दो या A से दे देना। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं अगर आपको छोटा लग रहा है तो ये लो। ठीक है, और प्रोडक्ट कुछ बना नहीं है क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुई है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के आगे हमने लगा दिया 0। अब टी टाइम पर क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट बन गया होगा, हमारा प्रोडक्ट बन गया X, और हम कहते हैं टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन बचती है वो क्या है, A है। तो हम कह सकते हैं A कितना आएगा, A इतना आएगा भाई, स्टार्टिंग में से जो बन गया उसको घटा दो, ये था, ये बन गया, तो बचेगा कितना, इसमें से इसको घटा दूं, ये बचेगा। ठीक है, ये हमने निकाल ली। तो यहां पर क्या लिख सकते हो आप, a माइनस एक्स भी लिख सकते हो। तो इसकी जगह आपकी बुक में a माइनस एक्स भी दे रखा है। ठीक है, a नोट माइनस एक्स है और a नोट को हमने क्या माना है, a, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स हम इसको लिख सकते हैं। इसके लिए कांस्टेंट कौन सा आएगा भाई, कांस्टेंट इसके लिए आएगा K1। ठीक है ना। तो अगर इसके लिए रेट लिखें तो रेट आप क्या लिखोगे, रेट बराबर, ठीक है, क्या लिखोगे, K1 और कंसंट्रेशन की पावर कितनी लगाओगे, 1। ठीक है, अब 1 पावर का मतलब क्या है, लगाओ या मत लगाओ, कोई इसकी सेहत पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो रेट हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, माइनस DA अपॉन DT, और ये किसके बराबर होगा, KA नॉट, A के बराबर। ठीक है ना, एक को लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, समीकरण 1 को हम अवकलज वेग समीकरण कहते हैं। तो आप लिख भी सकते हो, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 अवकलज, डिफरेंशिएट अवकलज वेग समीकरण है, वेग समीकरण है। ठीक है, इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो, क्या A को नीचे ले आऊं, DT को उधर भेज दूं, कर सकते हैं ऐसे, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस DA अपॉन A को नीचे लाए की कंसंट्रेशन को, और K क्या हो गया, DT हो गया। ठीक है, साइन को चेंज कर सकते हैं, साइन को चेंज कर सकते हैं, तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। क्या लिखोगे, या DA अपॉन D ये किसके बराबर होगा, माइनस K DT के बराबर होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब इस समीकरण का हम करेंगे समाकलन। ठीक है, तो आप इसको कोई इक्वेशन नंबर दे दो या डायरेक्ट लिख दो समाकलन करने पर। अब क्या हम लिखेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर इसका आप इंटीग्रेशन कर दोगे। तो इंटीग्रेशन करते हैं भाई। ठीक है, चलो इसको थोड़ा इधर लिख दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये लो। चलो अब इंटीग्रेशन करते हैं अपन। ठीक है, इस इक्वेशन का तो इंटीग्रेशन कर दो भाई, DA अपॉन A, और साथ में क्या है, साथ में है आपका माइनस। अब पता है माइनस और कांस्टेंट का तो होगा नहीं। ठीक है ना, तो माइनस और K बाहर और फिर DT। ठीक है, यहां से लिख दिया अपन ने, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो एक चीज अब आपको याद रखनी है, मैथ वाले अगर आप बच्चे हो तो आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बायो वाले अगर आप बच्चे हो तो याद रखना DA अपॉन A का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, ln A। क्या होगा बच्चों,
ln a, तो ln a बराबर हो जाएगा माइनस के टी, क्या हो जाएगा माइनस के टी, ठीक है ना। और लिमिट आपने पुट नहीं करी है तो एक क्या आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। तो इंटीग्रल कांस्टेंट आपका कौन सा आता है, आई आता है, ठीक है। तो यहां क्या हम लिखेंगे कि यहां आई बराबर क्या है, यहां आई बराबर समाकलन स्थिरांक, ठीक है। सेम टू सेम वही प्रोसेस चल रही हैं जो आपने जीरो ऑर्डर में पढ़े थे, ठीक है ना। आई बराबर क्या है यहां पर, समाकलन स्थिरांक है, ठीक है ना, इंटीग्रल कांस्टेंट है। अब बात करते हैं आई का मान हमें चाहिए, तो आई का मान ज्ञात करने के लिए आप आरंभिक दशाएं आरोपित करते हो। तो अगली बात आप क्या कहोगे, आई का मान ज्ञात करने हेतु, आई का मान ज्ञात करने हेतु आरंभिक दशाएं आरोपित करने पर, और आरंभिक दशाएं आपके पास क्या है, t बराबर 0 है मेरे पास आरंभिक स्टार्टिंग का, और जो कंसंट्रेशन थी मेरी वो स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन क्या थी, A0 थी। तो मैं a की जगह A0 रखूंगा, टाइम की जगह 0 रखूंगा। तो इधर टाइम की जगह 0 रखा, 0 का गुणा किसी से भी करोगे क्या आएगा, 0, ठीक है। और a की जगह क्या रख दूंगा, A0 रख दूंगा, यानी ln की जगह A0 रख दूंगा। तो मैं कह सकता हूं ln a की जगह मैंने क्या रखा, A0, और ये पूरी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, बचेगा क्या, i, यानी i की वैल्यू क्या आई, ln A0। अब i का मान जो है वो इस समीकरण में रख दो, और इस समीकरण को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। इसको क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन 2। तो i का मान समीकरण 2 में रखने पर, i का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रख दो भाई। क्या करोगे 2 में रख दो इसको ln a, चेंज करते हैं हम इसको, ठीक है, kt को माइनस को, और i आपका चेंज हो जाएगा किससे, क्योंकि i की वैल्यू क्या है, ln a0, ठीक है। तो प्लस में ln a0, सिंपल है भाई, यहां तक कर दिया। अब इसके आगे क्या करोगे आप, इसको इक्वेशन नाम दे देता हूं मैं, इसको इक्वेशन 3 दे देता हूं, ठीक है। अब यहां से क्या कर रहे हैं, माइनस के टी को इधर ला रहे हैं और ln a को उधर ले जा रहे हैं। तो देखो ये माइनस का के टी है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ln a इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी यहां पर क्या होगा, के टी आपका हो गया प्लस में, बराबर ln a0 माइनस ln a, ये आ जाएगा भैया आपका। अब यहां पर एक log का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है ना, क्योंकि log m अपॉन n बराबर क्या होता है, log m अपॉन n बराबर क्या होता है, log m माइनस log n, ठीक है, क्या होता है, log m माइनस log n। तो यहां भी वही कंडीशन है, ln m माइनस n को हम क्या लिख सकते हैं, ln m अपॉन n लिख सकते हैं। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, kt बराबर ln a0 अपॉन a, लिख सकते हैं भाई, इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब t को उधर भेज दें तो क्या होगा, k बराबर 1 अपॉन t ln a0 अपॉन a, लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या है, समाकलित वेग समीकरण। क्या है भाई, ये हमारा समाकलित वेग समीकरण, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। इसको नंबर दे दो आप, इसको 3 दिया है, इसको आप दे दो कितना, 4, ठीक है। अब देखो ln को चेंज कर सकते हैं हम, ln को किस में चेंज किया जाता है, नेचुरल लॉग को चेंज करते हैं हम 2.3030 log 10, ठीक है। किस में चेंज करते हैं भाई, 2.303 लॉग में चेंज करते हैं हम, ठीक है। तो ln को चेंज करेंगे तो हमको 2.303 लॉग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k बराबर 2.303 t, और ln को चेंज किया हमने लॉग में, और यहां पर आ गया a0, और अपॉन नीचे क्या आ गया, a। तो ये भी आपका क्या है, ये भी हमारा समाकलित वेग समीकरण है, जिसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 5। अब आपको पता है a0 को हमने और क्या लिखा है, a, ठीक है, a0 को क्या लिखा है, a, और a को हमने क्या लिखा है, a को हमने a माइनस x भी लिखा है। तो आप इसको चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, k बराबर 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x, ठीक है। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ठीक है, समझ गए। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 4, 5 व 6 समाकलित वेग समीकरण है, समाकलित
वेग समीकरण हैं। मैंने आपको हर तरीके का बता दिया जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि सर बुक में ये है, आप ऐसे करा रहे हो, तो मैंने सारी वैल्यूज आपके लिए लिख दी हैं, ठीक है ना। कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपका आंसर कैसा जाएगा, सही जाएगा, ठीक है। समझ गए पूरे डेरिवेशन को। अब देखो, पहले तो इसको उतारो, फिर और कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसको लिखो एक बार, ठीक है भाई, हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फाइनल फॉर्मूले अब आपको डायरेक्ट याद रखने, ठीक है ना। आपसे कोई पूछ ले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या है, तो आप बताओगे कि बराबर 2.303 ln, या आप a नॉट बता दो अपॉन a बता दो, या 10 में बताओ, log 10 में बताओ तो 2.303 लगाओगे, और नेचुरल लॉग में बताओगे तो 2.303 नहीं लगाना, ठीक है। और आप क्या बता सकते हो, a अपॉन a माइनस एक्स भी आप बता सकते हो, क्योंकि a नॉट किसके बराबर होता है, a के, और a किसके बराबर होता है, a माइनस एक्स के। समझ गए बात को। अब देखो हम इसका अंतराल समीकरण निकालते हैं, ठीक है ना। अंतराल समीकरण देखना भाई, अब अंतराल समीकरण होता क्या है इस चीज को भी समझते हैं, ठीक है। ये लास्ट के फॉर्मूले हमको काम में आएंगे, तो इसको हम बचा के रखते हैं बोर्ड पर, और बाकी सारी चीजों को शहीद कर देते हैं ना, यानी मिटा देते हैं। चलो भाई बात करते हैं अंतराल समीकरण की, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो कि भाई आपको इनिशियल कंसंट्रेशन पता ना हो, आपको प्रारंभिक सांद्रता पता ही ना हो कि रिएक्शन में प्रारंभिक सांद्रता कितनी ली गई थी, तो फिर जो रेट कांस्टेंट है, जो वेग नियतांक है, उसको निकालने के लिए आप क्या करते हो, अंतराल समीकरण का यूज करते हो, ठीक है ना। देखो इसको हम देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो कोई आपसे पूछ ले भाई अंतराल समीकरण किस लिए निकाला जाता है, तो आप बोलोगे कि जब हमको किसी भी रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन पता ना हो, हमें नहीं पता हो कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में क्या थी, तो हम अंतराल समीकरण का यूज करते हैं, ठीक है। देखो किसके लिए, रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए, वेग नियतांक का मान निकालने के लिए। तो देखो हेडिंग लगाओगे, इसमें ही सेकंड पॉइंट है, पहला पॉइंट लिख लो चाहे आप जो भी हेडिंग लगा रहे हो, अंतराल समीकरण, ठीक है। अंतराल समीकरण, इंटरवल इक्वेशन। अब इंटरवल इक्वेशन क्या है, माना T1 व T2 समय पर, T1 व T2 समय पर अभिकारकों की सांद्रताएं, अभिकारकों की सांद्रताएं x1 व x2 अपघटित हो चुकी हैं, अपघटित हो चुकी हैं, ठीक है। मतलब T1 व T2 टाइम, दो टाइम ले लिए हमने, पहले तो हमने T2 बराबर T लिया था, अब हमने दो टाइम ले लिए, ठीक है। और हमने बोला कि भाई T1 टाइम पर तो x1 आपका अपघटित हो गया, यानी रिएक्टेंट का जो x1 में जो प्रोडक्ट में कन्वर्जन है वो हो गया, और T2 टाइम पर आपके रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो x2 अपघटित हो गई। तो अब हम समीकरण 6 से क्या कह सकते हैं, देखो अतः समीकरण 6 से, अतः समीकरण 6 से आप क्या कह सकते हो, देखो एक जगह तो क्या रखोगे, x की जगह x1 लिखोगे, और t की जगह क्या लिखोगे, t1 लिखोगे। एक बार क्या कर दोगे, x की जगह x2 कर दोगे, और t की जगह क्या कर दोगे, t2 कर दोगे, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं भाई, देखो क्या लिखूंगा, k बराबर, ठीक है, k बराबर, अब मैं इसको t को ऊपर ले आऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, t को इधर ले आऊं, k को नीचे पहुंचा दूं, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, t1 बराबर 2.303 अपॉन k1 log a अपॉन a माइनस x1, कह सकते हैं भाई, ऐसे बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी अगर हम लिखें तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 K1, रेट कांस्टेंट K1 को हमने नीचे पहुंचा, आप सबको पता है ये प्रथम कोटि के लिए है, तो प्रथम कोटि के लिए क्या लिखते हैं, K1 लिखते हैं, ठीक है ना अपन। देखो अब log a अपॉन a माइनस क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। T2 टाइम पर कंसंट्रेशन क्या है आपकी, x2 है, ठीक है। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 7, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 8। तो अब इक्वेशन 7 और 8 से, ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, समीकरण 7 व 8 से, और इनमें क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशनों में आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल जब आप करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखो T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल बराबर, अब देखो इन दोनों में कौन सा स्टेप कॉमन है, 2.303 K1 कॉमन है, तो इसको हम आगे लिख देते हैं जो कॉमन है उसको, 2.303
अपॉन K1, ठीक है। फिर क्या लगाओगे, फिर आप लगाओगे ब्रैकेट, ठीक है। अब ब्रैकेट में आपको पता है अंदर छोटा ब्रैकेट भी आ रहा है, तो यहां पे बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। अब 2 क्या है, 2 वाला है आपका log A अपॉन A माइनस x2, ठीक है। माइनस T1 वाला बाद में आएगा, तो माइनस फिर आपका क्या हो गया, log A अपॉन A माइनस x1। बोलो भाई, समझ में आई बात। T2 माइनस T1 किया है, तो T2 वाला जो भी कॉन्फर्मेशन था, जो भी आपका जो व्यंजक था, वो पहले, और माइनस T1 वाला बाद में। 2.303 और K1 क्या आ गया आपका, कॉमन आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर अभी अभी वो फॉर्मूला बताया था, वही रिपीट हो गया भाई। log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, यही फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया था ln के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो वही log के रेस्पेक्ट में लगेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, T2 माइनस T1 बराबर 2.303 अपॉन K1 ब्रैकेट log A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2। बोलो भाई, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? आप कहोगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसको इस तरीके से। समझ गए भाई, इस तरीके से आपका फॉर्मूला आ जाएगा। और ये जो लास्ट का फॉर्मूला आया, यही क्या है आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण। क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल समीकरण। ये बताऊं मैं कैसे आया भाई, वही कहानी आपको बताई थी, A अपॉन B अपॉन C अपॉन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। करके देख लो, चलो करके भी दिखा देता हूं। log A अपॉन A माइनस x2 अपॉन log A माइनस x1। तो इसको हम क्या लिखते हैं, A अपॉन B इंटू D अपॉन C। तो इसको हम क्या लिखेंगे, log A अपॉन A माइनस x2 गुणा log A माइनस x1 अपॉन A। इसको भी तो उल्टा करोगे, DC उल्टा हो गया ना, तो A से A कट जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, log A माइनस x1, नीचे क्या बचेगा, A माइनस x2। तो वही तो लिखा है मैंने, log A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2, ठीक है। तो लिख लो भाई, इन बातों को लिख लो, फिर आगे की बात करते हैं अपन, ठीक है ना। ग्राफीय निरूपण देखेंगे, इन इक्वेशनों के ग्राफ बनाएंगे। लिख लो इंटरवल इक्वेशन को, चाहो तो इस इक्वेशन को नाम दे दो भाई, इसको इक्वेशन 9 दे दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी तो हो गई, 8 तक, तो इसको 9 दे दो। और ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। फाइनल फॉर्मूला जो भी आएगा उसमें आप वैल्यूज पुट करोगे, और न्यूमेरिकल आया तो इससे सॉल्व करके आंसर निकालोगे, ठीक है। चलें आगे, बढ़िया आ गया ना समझ में। चलो आगे की बात करते हैं। अब देखेंगे हम ग्राफीय निरूपण, ठीक है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो वही बात, हमारे लिए ये काम के ग्राफ हैं, इनको रखेंगे हम, इन इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे। इसको मैं मिटा देता हूं भाई, ठीक है। अगली हेडिंग क्या लगाओगे, अगली हेडिंग आप लगाओगे ग्राफीय निरूपण। किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है ना। देखो भाई, देखना, तो अगली इक्वेशन लिखोगे आप, अगली हेडिंग लगाओगे ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आप इक्वेशन 6 को देखो, इक्वेशन 6 को देखो, या कोई सी भी इक्वेशन के लिए आप ग्राफ बना सकते हो। हम यहां पर जो मेनली बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, इक्वेशन 6 के लिए। तो इक्वेशन 6 को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं क्या भाई, देखो K1 के साथ में मैं गुणा कर दूं T का, और 2.303 को कहां ले आऊं, नीचे ले आऊं। तो देखो जब इसको मैं चेंज करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, तो ये किस तरीके से आएगा देखना, log A अपॉन A माइनस x बराबर K1 अपॉन 2.303 और क्या आ गया T, यही आएगा भाई। T ऊपर जाके गुणा होगा, 2.303 कहां आएंगे, नीचे आएंगे। तो देखो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं समीकरण 6 से। यहां क्या लिख दो, समीकरण 6 से। अब ये चेंज क्यों किया हमने, चेंज इस वजह से किया क्योंकि ये एक इक्वेशन बना रहा था। कौन सी टाइप की इक्वेशन बना रहा है ये, देखो अगर अलग मार्कर से मैं इसको लिखूं तो क्या ये आपको y जैसा दिख रहा है, तो ये y इजकल टू क्या mx का ग्राफ हो गया है। आप कहोगे हाँ सर, ये बिल्कुल y इजकल टू mx का ग्राफ हो गया है। और आप सबको पता है कि y इजकल टू mx का ग्राफ कैसे जाता है, बिल्कुल ओरिजिन से सीधा जाता है। इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। y एक्सिस पर क्या है, log a अपॉन a माइनस x, इसको y एक्सिस पर रख दिया। x एक्सिस पर क्या है, टाइम है, t है, तो x एक्सिस पर हमने टाइम को रख दिया, t को रख दिया। और स्लोप जो ढाल है वो किसके बराबर है, जो ढाल है वो भाई मेरी K1 अपॉन 2.303 के बराबर है, ठीक है। तो ये जो मेरी स्लोप निकल के आई है
जो हमारी ढाल निकल के आई है, जो हमारा tan थीटा निकल के आया है, वो किसके बराबर है? K1 अपॉन 2.303 के बराबर है। समझ गए ना? लेकिन अगर ln के केस में होगा तो ln के केस में चीज बदल जाएगी। ये चीज देख लेना, कंपटीशन एग्जाम में पूछ रखी है आपको ये बात कि ln a अपॉन a माइनस एक्स और t के बीच में ग्राफ खींचा तो बताओ स्लोप किसके बराबर होगा? तो वहां याद रहे 2.303 नहीं आएगा, वहां केवल और केवल क्या आएगा भाई? k आएगा। समझ गए ना बात को? तो इस तरीके से ध्यान रखना, थोड़ा ln के रेस्पेक्ट में जब आप ग्राफ बनाओ तब इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है? चलें आगे। अब देखो इस इक्वेशन को और किस तरीके से हम लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को चेंज करके एक दूसरा ग्राफ भी बना सकते हैं क्या हम? देखो भाई, इस इक्वेशन को भी एक बार आप अच्छे से देखो। log a अपॉन a माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हो? अभी अभी फॉर्मूला बताया था, log m अपॉन n का फॉर्मूला क्या है? log m माइनस log n। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको ये लिख सकते हैं क्या? log a माइनस log a माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या? ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे भाई log m अपॉन n का मतलब क्या है? log m माइनस log n, तो वही चीज हमने लिख दी, बराबर किसके है? K1 अपॉन 2.303t। चलो इसको भी एक इक्वेशन दे देते हैं। अगली इक्वेशन कौन सी थी भाई अपन की? 7 थी, 8 थी, 9 थी? कौन सी थी? शायद 9 थी, है ना? तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 10, ठीक है? और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 10 से, ठीक है? देखना भाई, अब इस इक्वेशन में क्या कर रहा हूं मैं? इस वाली स्पीसीज को तो यहां ला रहा हूं और इस वाली स्पीसीज को वहां भेज रहा हूं, ठीक है? तो ये माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और ये प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो देखना, इसको चेंज करके लिख रहा हूं। तो इसको मैंने उधर पहुंचाया तो ये log a माइनस एक्स किसका हो गया? प्लस का हो गया। उस वाली चीज को इधर ला रहा हूं तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस K1 t अपॉन 2.303 और प्लस का क्या है? log a। अब आपको कोई ये विशेष तरीके का ग्राफ दिख रहा है क्या? बताओ भाई, कुछ विशेष तरीके का ग्राफ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। कौन सा ग्राफ है भाई? ये ग्राफ है आपका y इजकल टू माइनस mx, और x किसके बराबर है? टाइम के बराबर, और प्लस c, यानी ये कौन सा ग्राफ है? y इजकल टू mx प्लस c वाला ग्राफ है। और ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 जब शून्य कोटि का हम पढ़ रहे थे तब उसमें बताया था मैंने आपको कि जब इस तरीके का ग्राफ आएगा तो ये कैसा जाएगा भाई? ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन में ये जाएगा। ये भी आपको सरल रेखा मिली है, लेकिन ये नीचे से ऊपर और ये ऊपर से नीचे कुछ इस तरफ से आएगा। और y एक्सिस पर क्या है आपका? y एक्सिस पर है हमारा log a माइनस एक्स, ये हमारा हो गया y एक्सिस पर। और x एक्सिस पर हमारा क्या है? टाइम है। तो x एक्सिस पर हमने लिख दिया टाइम हमारा t। और आपका क्या है भाई? और जो ढाल है वो मेरी किसके बराबर है? माइनस K1 अपॉन 2.303 के बराबर। लेकिन याद रहे, अगर ln a माइनस एक्स और t के वर्सेस ग्राफ बनवाता आपसे तो आपका स्लोप किसके बराबर होता? केवल माइनस K1 के बराबर होता, क्योंकि ln और log में क्या चेंज है? जब हम ln से log में चेंज करते हैं तो 2.303 हम लगाते हैं। तो जब ln के रेस्पेक्ट में ग्राफ पूछे तब खासकर ये बात याद रखना कि माइनस K1 अपॉन 2.303 नहीं होगा, केवल और केवल माइनस K1 होगा, ठीक है? और ऑप्शन में आपको जरूर देके बैठेगा वो 2.303 वाला। तो इस वजह से खासकर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ln के और टाइम के वर्सेस में आप ग्राफ खींचो तो स्लोप आपका केवल माइनस K1 के बराबर आएगा। लेकिन यहां हम log के साथ में ग्राफ खींच रहे हैं तो यहां स्लोप हमारा क्या है भाई? जो ढाल है हमारी, या जो हमारा स्लोप है, जो tan थीटा है, वो किसके बराबर है? माइनस K1 अपॉन 2.303। तो ये जो स्लोप है, जो ढाल है, वो किसके बराबर है? बता दो भाई। माइनस K1 अपॉन 2.303। समझ गए? और कुछ है? बिल्कुल है। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मुझे बताओ, इंटरसेप्ट कहां है भाई? बताया था मैंने आपको ग्राफ में, इंटरसेप्ट आपका ये रहा, यहां से यहां तक का जो स्पेस है। तो ये इंटरसेप्ट किसके बराबर है? ये अंतः खंड आपका log a के बराबर है, ठीक है? तो आपको पूछ ले कि इस इक्वेशन में अंतः खंड कौन है, तो आप बताओगे log a। समझ गए भाई? दोनों ग्राफ बनवा दिए। एक ग्राफ और बनवाऊंगा, पहले इसको भी बना लो, फिर बात करता हूं उसकी। और वो बनाएंगे हम किसके रेस्पेक्ट में? वेग और सांद्रता के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना? वेग और सांद्रता के रेस्पेक्ट में बनाएंगे। बना लो भाई इसको, वीडियो को पॉज करके बना लो। मैं स्टार्ट करता हूं, अगला करते हैं स्टार्ट। चलो भाई देखना, अब बनाते हैं हम किसके रेस्पेक्ट में? वेग और
सांद्रता के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो मुझे पता है प्रथम कोटि के लिए अभी अभी मैंने इक्वेशन लिखा था, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, K1 के और A के। भाई यहां पर पावर 0 नहीं है, यहां पर पावर कितनी थी, 1। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो ये किसके बराबर है, y इजकल टू mx के बराबर है क्या, बिल्कुल है। तो A का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, और वो किस पर आएगी, x एक्सिस पर आएगी। तो मैं कह सकता हूं x एक्सिस पर क्या है भाई, कंसंट्रेशन है, सांद्रता है अभिकारक की, और y एक्सिस पर क्या है, वेग है, रेट है, लिख दिया इसको मैंने y एक्सिस पर। और जो आपका जो y इक्वल टू mx वाला ग्राफ है वो कैसा बनता है, ऐसा बनता है। और स्लोप किसके बराबर होगा, बताओ भाई, जो ढाल है वो किसके बराबर होगी, K1 के बराबर होगी। तो जब आप प्रथम कोटि के लिए वेग और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचते हो, सांद्रता के बीच में, तो आपकी सरल रेखा प्राप्त होती है। बोलो भाई, समझ में आ गए ग्राफ सारे समझ में आ गए। बना लो इसको, फिर बात करते हैं अर्धायु काल की, और फिर हम पढ़ेंगे इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो एग्जाम में आपको पूछ रखे हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बना लो भाई इसको, बाकी का मिटा दूं मैं, बना लो इसको। देखना भाई, अब हेडिंग लगाएंगे हम अर्धायु काल, हाफ लाइफ टाइम, आधी जिंदगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे अर्धायु काल, हाफ लाइफ टाइम। हिंदी मीडियम में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है, इसलिए सारा मटेरियल भाई मैं आपके लिए बोर्ड पर लिख रहा हूं। आपको अगर एज इट इज ये बातें पता हैं, ये बातें जो भी मैं बता रहा हूं आपने याद रखी हैं, तो एग्जाम में आपको 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना, बशर्ते एक ही बात है भाई, जो पढ़ा रहा हूं, जैसे पढ़ा रहा हूं, लाइन टू लाइन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम में जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा साथ साथ में कि इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगामी परीक्षाओं में इस तरीके के क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो मटेरियल आपकी कॉपी में जा रहा है, कॉपी में जो भी जा रहा है, लाइन टू लाइन आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए भाई, अगली हेडिंग लगाते हैं अपन, प्रथम कोटि के लिए अर्धायु काल। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अर्धायु काल, हाफ लाइफ टाइम। और आप सभी को पता है अर्धायु काल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। देखना इसको एक बार। तो अर्धायु काल में आपने क्या पढ़ा था, अर्धायु काल में आपने पढ़ा था कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कैसी हो जाए, आधी हो जाए। यानी इस पर अभिकारक की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता जो आपकी A है वो कितनी हो जाए, आधी का मतलब प्रारंभिक सांद्रता की आधी, यानी A0/2 कितनी हो जाए, A0/2। और समय आपका क्या हो जाए भाई, T बराबर आपका हो जाए T हाफ। ठीक है, तो क्या होगा, देखो इक्वेशन आपको पता है क्या, अभी अभी जो मैंने आपको लिखवाई थी, याद हो जानी चाहिए। अब इक्वेशन क्या है, K1 बराबर 2.303/T log A0/A, यही इक्वेशन थी, यही थी ना भाई। तो आपको पता है A बराबर क्या है, A0/2। तो मैं A की जगह क्या रख देता हूं, A0/2। तो लो, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, A0/2। और आपको पता है T की जगह क्या रखना है, T हाफ रखना है, यही रखना है ना। तो इसको T हाफ को उधर भेज दूं, K1 को नीचे ले आऊं, बात एक ही है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, T हाफ बराबर 2.303/K1 log, और आपको पता है A0 से A0 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो log 2 हो गया। अब बात आती है log 2 की वैल्यू क्या है, तो आपको याद होनी चाहिए log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। क्या होती है, 0.3010। वैल्यू को यहां रखो, क्या आएगा, T हाफ बराबर 2.303/K1 इंटू 0.3010। ठीक है, जब इसका जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.693/K1। ये क्या आ गया भाई, प्रथम कोटि का अर्धायु काल समीकरण। जो भी नंबर है वो दे देना। तो ये क्या है, प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयु काल समीकरण। ठीक है, मैं आपसे पूछूं जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, A0/2K0। ठीक है ना, लेकिन इसके लिए क्या है, T हाफ बराबर 0.693/K1 है। अब आपको अगर मैं पूछूं कि क्या आपका जो हाफ लाइफ टाइम है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, जो अर्धायु काल है, क्या वो आपके अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होगा या नहीं।
आप बोलोगे कि सर कहीं यहां पर कंसंट्रेशन की टर्म्स आ ही नहीं रही है। अरे कहीं पर आ रहा है क्या, A0 A वगैरह कुछ आ रहा है क्या, प्रारंभिक सांद्रता कहीं आ रही है क्या, नहीं आ रही, क्योंकि दोनों ही क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, अतः ये भाई चीज याद रखना, स्टेटमेंट बन के आपको पूछ सकती है। क्या बोलोगे आप, अतः प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की आरंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, समझ गए। इनिशियल कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड आपका हाफ लाइफ टाइम नहीं करेगा, ठीक है। सारी बात आपको बता दी है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखोगे, न्यूमेरिकल बेस्ड अगर आपसे बनता है टी हाफ के लिए तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखोगे, लिख डालो भाई। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। लिख लिया, कर लोगे, वीडियो को पॉज करके लिख लो आराम से। चलिए मैं आगे चलता हूं भाई। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूं जो आपको एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। एग्जांपल देके वो पूछेगा कि बताओ ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। वैसे कुछ अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं जब हमने यूनिट निकाली थी, लेकिन कुछ और हैं उसको भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखना भाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, यही लिख दूं भाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, ठीक है। देखना, पहला वाला एग्जांपल आरबीएससी पूछ चुका है, आपको भी पूछा जा सकता है, ठीक है। दोबारा से, क्या है, एथीन का हाइड्रोजनीकरण, एथीन का हाइड्रोजनीकरण, यह अभिक्रिया कौन सी है भाई, प्रथम कोटि की है, ठीक है। समझना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि सारी कोटि कैसी होती है भाई, आपकी सारी कोटि कैसी होती हैं, आपकी एक्सपेरिमेंटल होती हैं, आप उसको रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते, ठीक है। साथ में हाइड्रोजनीकरण करवाना है H2 से, तो क्या बन जाएगा भाई, आपका एल्केन बन जाएगा, ठीक है। अब आपको वैसे अगर मैं बताऊं तो इसमें निकिल कैटलिस्ट की उपस्थिति होती है, लेकिन आप बोलोगे कि सर कैटलिस्ट आ गया तो आपने बताया था कि जीरो ऑर्डर की होनी चाहिए, लेकिन भाई वो मैंने आपको केवल एक क्या बताई है, पहचान बताई है। आप रिएक्शन को देख के कतई नहीं बता सकते कि वो कौन से ऑर्डर की है, ये सारी एक्सपेरिमेंटल है। तो आपको याद रखना है कि एथीन का हाइड्रोजनीकरण आ जाए तब सीधा सीधा याद रखोगे कैसे ऑर्डर की रिएक्शन है भाई, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। बोलो बात आ गई समझ में। दूसरी चीज क्या लिखोगे आप, दूसरी चीज आप लिखोगे यहां पर, हां दूसरी चीज लिखोगे अमोनियम नाइट्राइट के जलीय विलयन को गर्म करना या गर्म करके विघटित करना, ठीक है ना। तो ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया भी आपकी कौन सी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। इसकी रिएक्शन वैसे मैंने आपको पहले भी लिखा रखी है, NH4NO2 गरम किया, हीट किया, नाइट्रोजन गैस और क्या निकले भाई, 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकले, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन भी आपकी कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर की है। तीसरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रिया। और मैं कहूं कोई सी भी रेडियो एक्टिव डिके हो, सभी रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया प्रथम कोटि की हैं, ठीक है। समझ गए, कोई भी रेडियो एक्टिव डिके रिएक्शन हो, रेडियो एक्टिव का मींस अल्फा बीटा गामा रेडिएशन आपकी निकल रही हो, ठीक है ना। तो वो सारी अभिक्रिया आपकी कौन सी है भाई, ये सारी अभिक्रिया हैं आपकी फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके। ये चीज याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं भाई, ठीक है, चलो रेडियम दे देते हैं। रेडियम क्या है आपका 88 और इसका एटॉमिक नंबर है 226, ठीक है ना, 226। यहां पर क्या हो रहा है, इसने एक अल्फा कण दिया और अल्फा कण आपको पता है हीलियम 2 और इसका मास 4, और फिर क्या बनाया इसने, रेडॉन बनाई। रेडॉन का मतलब इसका जो वेट है वो कितना 86 और मास जो है इसका वो कितना 222, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा कणों का क्या हो गया, उत्सर्जन। तो ये कौन सी रिएक्शन है भाई, कौन सी रिएक्शन है, ये रेडियो एक्टिव डिके रिएक्शन है, समझ गए। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी, ठीक है। आंख बंद करके इस चीज को आप बता दोगे। और दूं आपको रिएक्शन 4 5, चलो एक और देता हूं, बुक में दे रखी है, बुक में दे रखी है आपको, जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताई थी, मैंने आपको बोला था खासकर याद रखना, क्या, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड,
क्या बताई थी? डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बताई थी ना भाई। ये पेंटाऑक्साइड क्या बनाती है? क्या बनाती है भाई? 4 तो NO2 बनाती है और साथ में O2 बनाती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि स्लो स्टेप में क्या हो रहा है, स्लो स्टेप में केवल एक ही N2O5 का मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहा है। इस वजह से एक ऐसी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। एक रिएक्शन और देखना भाई, एजो आइसोप्रोपेन का ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, एजो आइसोप्रोपेन का ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, ऊष्मीय अपघटन। इसमें देखना भाई क्या होगा, एजो आइसोप्रोपेन को आप क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो। ठीक है, रिएक्शन क्या है देखो, CH3 का होल ट्वाइस CH, एजो का मतलब नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से इस तरीके से डबल बॉन्ड होना, इस तरीके से कंपाउंड बने तो वो एजो कंपाउंड होता है। ठीक है, और आगे क्या, CH3 का होल ट्वाइस, और इसको क्या कर दिया आपने? हीट कर दिया, तो नाइट्रोजन गैस आपकी उड़ गई, साथ में आपका क्या बना? हेक्सेन बना, C6H14, हेक्सेन आपका बन गया। तो ये अभिक्रिया भी आपकी कौन सी है? ये अभिक्रिया भी आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, जितने इंपोर्टेंट एग्जाम्पल बनते हैं सारे बता दिए। एग्जाम के अंदर कोई भी पूछा जा सकता है भाई, एक बार सबको आप एक साथ लिख लो, पहले इनको लिख लोगे, कर लोगे भाई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आपसे वो हिलेगा 100%, आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है ना, बचेगा नहीं भाई आपसे। जितनी भी बातें आपको बताई हैं भाई, खासकर इनको याद रखोगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा, या पूरा डेरिवेशन पूछ ले आपसे फर्स्ट ऑर्डर का, या 2 नंबर में आपको कोई न्यूमेरिकल दे दे, जो फाइनल फॉर्मूले निकाले थे ना उस तरीके से आपको न्यूमेरिकल दे दे कोई 2 नंबर का, या आपको 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, कोई सी इक्वेशन दे दी और बोल दी बताओ भाई ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। जैसे ये आपको RBSc में पूछ चुका है। ठीक है ना, 2016 या 17 में ये वाली रिएक्शन पूछ चुका है कि एथीन का हाइड्रोजनीकरण कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो सारी बातें आपको बता दी हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे फोकस्ड। ठीक है।